गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उसी के साथ मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा में जो वो होकर के आए हैं उससे मंत्रिमंडल के साथियों को अवगत कराया है। प्रेस को तो मेरे ख्याल से वो पूर्व में ही कई चीज़ें विस्तृत रूप से बता चुके हैं, फिर भी कोई महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी, विश्व आर्थिक मंच पर भारत का सबसे बड़ा दल इस बार गया और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई नए आयाम मध्य प्रदेश के लिए खुले हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण हैं, वे स्पेस टेक नीति में हो, चाहे हमारे सर्वर के अंदर हो, गूगल से, एनवीडिया से, लॉजिकल पार्क के लिए, ऐसे कई विभिन्न आयामों में जो पिछले 2-3 सालों से एक माहौल बनाया गया है निवेश का मध्य प्रदेश में, और निवेश के अंदर हम मध्य प्रदेश को डेस्टिनेशन बनाने में सफल भी हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग एक नई गति के साथ में और विश्व के मंच के ऊपर भी अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आज की इस बैठक के पूर्व ही एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले करा, संध्या छाया, यह सेवा भारती के माध्यम से लगभग इसमें 34 कमरे हैं और 56 वृद्धजनों की रहने की व्यवस्था है। यह ओल्ड एज पे होम की योजना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है। यह एक सामाजिक सरोकार वाली बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसकी महती आवश्यकता लंबे समय से थी। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसी के साथ कई सांस्कृतिक गतिविधियां, महाकाल महोत्सव आयोजित हुआ और आज भी खेलो एमपी का यूथ गेम्स का उद्घाटन टीटी नगर स्टेडियम में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वह शुभारंभ होगा। इसका उद्घाटन भी वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या एशियाड गेम्स के ओपनिंग होते हैं उसी की तर्ज के ऊपर इसका उद्घाटन का एक समारोह आयोजित है। इन सारी चर्चाओं के बीच प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं को स्वरूप देने की चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है। उसमें एक पिछले वर्ष मई में पचमढ़ी के अंदर जो पूरा पचमढ़ी नगर है उसका पूरा जो क्षेत्र है इसके बारे में एक निर्णय हुआ था, परंतु उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी। उनको निकाल करके वापस से मिला के और साडा क्षेत्र जो विकसित किया गया है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है। तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, पूरे हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। इसी के साथ मंत्रिपरिषद के द्वारा जल संसाधन विभाग की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तवा परियोजना के दाईं तट की ओर से एक बागरा शाखा है, वहां से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सुहागपुर व बाबई 2 तहसील को
लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा और उसी के साथ दाई तट के पिपरिया शाखा से सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना से 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहाँ पर की जाएगी। और अभी वर्तमान में पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर यह सबसे ज़्यादा सिंचाई का रकबा, अभी 78% के करीब वहाँ पर सिंचाई का रकबा है, जो बढ़कर के इसके माध्यम से अगर हम देखेंगे तो 78 से 80-81 के आसपास पहुँचेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि खेती के रकबे में जहाँ आवश्यकता है 100% तक सिंचाई में पहुँचे, उस दिशा में यह जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, यह पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे, उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है और तो इसमें 63 गांव के हमारे व्यक्ति वहां पे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ में विभिन्न विभागों की 15 योजनाओं की निरंतरता, यह एक क्रम है कि अगले 5 सालों के लिए जो योजनाएं हमारी विभिन्न अलग अलग विभागों में चल रही है, उन योजनाओं के 5 साल पूर्ण होने पर निरंतरता की एक स्वीकृति दी जाती है। ये सारी योजनाएं पूर्व में स्वीकृत है, उनके कंटिन्यूटी के लिए दी गई है। इसमें शुल्क की प्रतिपूर्ति है, परीक्षा के प्रशिक्षण है, स्काउट गाइड की है, अनेक कई योजनाएं हैं। मुख्य और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना। 500 करोड़ से ऊपर की जो भी उपार्जन की योजनाएं होती है, जिसमें केंद्र से भी अनुदान मिलता है, उसकी भी कंटिन्यूटी की मंजूरी दी गई है। और राजस्व विभाग के अंदर भी कई कार्यालय एवं उनके आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो पिछले 3 वर्ष में इस योजना को बनाया गया था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके यहाँ से विदेश जाने आने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करती थी। वह 2022 की योजना को अब उसका नाम बदल करके निवेश योजना और इसको अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु रोजगार निवेश और नियोजन योजना 2025 उसका नाम किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये करा है, पूर्व में जब ये योजना बनी थी तब इसमें सिर्फ जापान के लिए युवाओं को भेजने का प्रावधान था, परंतु अब ये दुनिया के कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। और इसमें करीब करीब 500 से ज़्यादा 600 बच्चे प्रति वर्ष यहाँ से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कल्याणकारी कार्य, सिंचाई के कार्य और 2026 को जो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसके लिए सिंचाई योजनाओं के कार्य, इन सबको मिलाकर के और आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक गणतंत्र दिवस की शुभारंभ के बाद एक नई शुरुआत के रूप में आज की बैठक संपन्न हुई है। और इसमें जो मैंने आप सबको यह महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे वह सब आपको प्रस्तुत किए हैं। और मैं चाहूँगा अगर इसमें कहीं आपको कोई विषय हो जानकारी के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी पहले बताया गया था। योजना वही रहेगी। अब जापान के अलावा भी कहीं विदेश में किसी भी देश के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनको उसका लाभ दिया जाएगा। इसमें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग, अति नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग। नाम क्या हो गया? नाम इसका निवेश जो 2000 पहले 22 था उसको 2025 कर दिया गया, क्योंकि जापान से के बाद में पूरे देश के बाकी भी देशों को जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम भी बदल करके और अगली इसकी कंटिन्यूटी पूरी दी गई है। 3 साल योजना नहीं, युवा उद्यम नहीं, ये है विदेशों में रोजगार नियोजन। ये इसका उद्यमी से इसका संबंध है। तो करीब करीब मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पर सर्विस के लिए जाते हैं। तो पचमढ़ी सागर क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए सर, उसमें थोड़ा सा
पचमढ़ी साला केंद्र में मई के अंदर एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव हुआ था। उसमें फॉरेस्ट का जो पूर्व में यह इलाका जो पूरा पचमढ़ी का जो शहर बसा हुआ है जिसमें सारे भवन और ये बने हुए हैं, यह 395.931 हेक्टेयर भूमि है। और यह भूमि को पूर्व में पूरा बना करके कि यह शहरी क्षेत्र के अंदर आवासीय क्षेत्रों के अंदर तब्दील हो गई थी, तो इसको पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर किया गया था और मंत्रिमंडल ने उसका निर्णय लिया था। परंतु इसमें कई इलाके ऐसे छूट गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाद में दिए गए, तो उसका आंशिक परिवर्तन करा। भूमि उतनी है, खाली खसरे खाते के नंबर बराबर नहीं डाले थे, उन नंबरों का बराबर युक्तियुक्तकरण करके और इसको वापस से मंत्रिमंडल के, क्योंकि अगर इसमें मूलतः यह नजूल का जो राजस्व से संबंधित मैटर है तो कोई भी परिवर्तन होता है तो मंत्रिमंडल की इसमें मंजूरी आवश्यक होती है। कोई चाहिए जो मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें। अभयारण्य से ये भूमि मुक्त रहेगी, पूर्व में अभयारण्य के अंदर थी, अब अभयारण्य से मुक्त रहेगी। तो साडा जो पचमढ़ी का साडा क्षेत्र है, स्पेशल एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसके विकास की अपनी योजना आगे बना पाएगी। बदल करके फॉरेस्ट के साथ जो डिसीजन हुआ अभयारण्य का हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में खाली पेश करना होगा। कि कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। और इसमें करीब करीब 500 से ज़्यादा 600 बच्चे प्रति वर्ष यहाँ से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कल्याणकारी कार्य, सिंचाई के कार्य और 2026 को जो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसके लिए सिंचाई योजनाओं के कार्य, इन सबको मिलाकर के और आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक गणतंत्र दिवस की शुभारंभ के बाद एक नई शुरुआत के रूप में आज की बैठक संपन्न हुई है। और इसमें जो मैंने आप सबको यह महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे वह सब आपको प्रस्तुत किए हैं। और मैं चाहूँगा अगर इसमें कहीं आपको कोई विषय हो जानकारी के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी। पहले बताया गया था योजना वही रहेगी। अब जापान के अलावा भी कहीं विदेश में किसी भी देश के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनको उसका लाभ दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग नाम इसका कभी युवाओं तो 2025 मुख्य बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु विदेश रोजगार निवेश जो 2000 पहले 22 था उसको 2025 कर दिया गया, क्योंकि जापान से के बाद में पूरे देश के बाकी भी देशों को जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम भी बदल करके और अगली इसकी कंटिन्यूटी पूरी दी गई है। 3 साल योजना नहीं, युवा उद्यम नहीं, ये है विदेशों में रोजगार नियोजन। ये इसका उद्यमी से इसका संबंध ये तो करीब करीब मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पर सर्विस के लिए जाते हैं। तो पचमढ़ी साला केंद्र में मई के अंदर एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव हुआ था। उसमें फॉरेस्ट का जो पूर्व में यह इलाका जो पूरा पचमढ़ी का जो शहर बसा हुआ है जिसमें सारे भवन और ये बने हुए हैं, यह 395.931 हेक्टेयर भूमि है। और यह भूमि को पूर्व में पूरा बना करके कि यह शहरी क्षेत्र के अंदर आवासीय क्षेत्रों के अंदर तब्दील हो गई थी, तो इसको पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर किया गया था और मंत्रिमंडल ने उसका निर्णय लिया था। परंतु इसमें कई इलाके ऐसे छूट गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाद में दिए गए, तो उसका आंशिक परिवर्तन करा। भूमि उतनी है, खाली खसरे खाते के नंबर बराबर नहीं डाले थे, उन नंबरों का बराबर युक्तियुक्तकरण करके और इसको वापस से मंत्रिमंडल के, क्योंकि अगर इसमें मूलतः यह नजूल का जो राजस्व से संबंधित मैटर है तो कोई भी परिवर्तन होता है तो मंत्रिमंडल की इसमें मंजूरी आवश्यक होती है। कोई चाहिए जो
मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें। अभयारण्य से ये भूमि मुक्त रहेगी, पूर्व में अभयारण्य के अंदर थी, अब अभयारण्य से मुक्त रहेगी, तो साडा जो पचमढ़ी का साडा क्षेत्र है, स्पेशल एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसके विकास की अपनी योजना आगे बना पाएगी।